हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी बेटी 6 साल की थी और मैं उसके साथ बाजार से ख़रीदारी कर रही थी। वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी और उसका इलाज करवाने की पूरी कोशिश की थी, पर यह बीमारी पैदाइशी थी। मैं उससे अपने साथ जिधर भी जाती लेकर जाती थी। बेटी को साथ लिए बाजार घूम रही थी। उसे एक गुड़िया पसंद आई। जब मैंने कहा कि मैं वापसी पर उसे गुड़िया लेकर दूंगी, वो भी मान गई थी, लेकिन उसका ये मानना चंद मिनट का होता था। उसके बाद वो फिर से जिद लगाती थी। मैं उस शॉप पर आ गई जिधर से अपना सूट लेना था। बेटी की गुड़िया वाली शॉप दूसरे रोड पर थी। मैं सूट ले चुकी थी, लेकिन जैसे ही बेटी को बुलाया तो वो मेरे साथ मौजूद नहीं थी। मेरे होश उड़ चुके थे। वो स्पेशल चाइल्ड थी। मैंने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मैं भागती भागती बाहर निकली तो वो रोड की दूसरी जानिब भाग रही थी। मेरे दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी क्योंकि वो बेध्यानी में रोड क्रॉस कर रही थी। मैंने चीख कर उसे आवाज़ लगाई, पर एक तेज रफ्तार कार ने उसे दूसरी जानिब गिराया था। मैंने भागते हुए बेटी को देखा। उसकी सांसें चल रही थी, पर उसका एक हाथ डैमेज हो चुका था। उसे फौरन अस्पताल लेकर गई। वो हाथ हरकत नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने इसको एडमिट कर लिया। मैंने सारे फॉर्म वगैरह फिल किए थे। एक जगह आकर मेरे हाथ में जो पेंसिल था वो रुक गई। जब मैंने बच्ची के वालिद की जगह को देखा तो कई साल पीछे चले गई। मेरा नाम सबा है। मेरी उम्र अब 35 साल की है। मैं काफ़ी पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू एबटाबाद के रहने वाले हैं। मैंने भी उसी शहर में अपना बचपन गुजारा है। अम्मी अब्बू पठान फैमिली के थे। एबटाबाद काफ़ी खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी मशहूर है। सभी इसके हुस्न की गर्विदा हैं और अपनी ज़िंदगी के पल इस शहर में गुजारने के लिए मरते हैं। लेकिन मैं इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत थी क्योंकि मैं बचपन से इस खूबसूरती को देख रही थी। हमारी एक हवेली थी जो कि मेरे बाप दादा के ज़माने की थी, लेकिन आने वाले वक्त में इस पर काफ़ी काम किया गया था, जिसकी वजह से वो ज़माने के लिहाज से काफ़ी अच्छी थी। हम लोग इस हवेली में रहते थे। अब्बू लोग 2 भाई और एक बहन थे। अब्बू का बचपन भी इसी हवेली में गुजरा। अब्बू की मंगनी बचपन में ही उनकी कज़न से हुई थी, यानी कि अम्मी और वो कज़न थे, और ये बात पक्की हो गई थी कि अब्बा की उसी लड़की से शादी होगी। अम्मी अब्बू को कोई इशू नहीं था। वो भी इस बात से काफ़ी खुश थे। अब्बू छोटे भाई थे जबकि ताया बड़े थे। वो बाहर रह कर आए थे और लंदन रहते थे। उन्होंने लंदन में अपना बिजनेस शुरू किया था। जब एक गोरी से उन्हें प्यार हो गया, उन्होंने इस गोरी से लंदन में ही शादी कर ली थी। इस बात की किसी को खबर नहीं थी। जबकि वो 6 माह बाद पाकिस्तान वापस आए तो दादा के कहने पर उन्हें पाकिस्तान में भी शादी करनी पड़ी, लेकिन ये उनकी दूसरी शादी थी। इसका उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन ये राज कभी न कभी तो बाहर आना था। लंदन वाली बीवी उम्मीद से हो गई थी और ताया को इस बात से कोई मसला नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि वो इस फैमिली को लंदन में ही रखेंगे और आना जाना चलता रहेगा। ताई से उन्हें एक बेटी हुई थी। जबकि लंदन वाली बीवी ने एक बेटे की खुशखबरी दी तो ताया की तरजीह खुद ब खुद लंदन वाली बीवी बनती गई और अब वो पाकिस्तान कम ही आते थे। बेटी को पैदाइशी बीमारी थी। ताई काफ़ी परेशान होती थी, लेकिन ताया को बेटी की फिक्र ही नहीं होती थी। वो पाकिस्तान आकर भी लंदन फ़ोन करते थे। ताई को शक होने लगा। मैं भी इस वक्त 5-6 साल की होंगी। मेरी कज़न मेरी जितनी थी, पर देखने में वो मुझसे भी काफ़ी कम उम्र लगती थी क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी। वो 3 साल के बच्चों जितनी थी। ताई इस गम में ही रहती थी कि उनकी बेटी ऐसी क्यों है। ताया को कोई गम न था। एक दिन ताया लंदन से हमेशा के लिए वापस आ गए थे, पर उनके साथ एक लड़की जो कि उनकी जितनी थी लेकिन काफ़ी सादी थी। वो इनकी बीवी नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी गोद में एक लड़का था जो कि 9 साल का था और वो हूबहू ताया जैसा था। ताई ने जब ये देखा तो बेहोश हो गई। सब हवेली वाले चौंक गए थे, पर अब्बू ने कोई गिला नहीं किया था। उसकी यही वजह थी कि ताया बिजनेस में काफ़ी आगे थे और सारा होल्ड उनके पास था। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि वो औरत तो ताया के साथ थी। वो बच्चे की आनी थी और ताया की बीवी की वफात हो चुकी थी। ताई ने इस बात पर शुक्र किया था। मेरी कज़न की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। वो जब भी इस लड़के को अपने अब्बू के साथ देखती थी तो काफ़ी उदास हो जाती थी। वो बेशक अब नॉर्मल थी, लेकिन इतना तो जानती थी कि उसके अब्बू ने कभी उसे प्यार से नहीं देखा था। यही एहसास उसे और भी पीछे करता गया। मुझे उससे काफ़ी लगाव था। मैं उसके साथ ही ज़्यादातर होती थी। उसे बिल्कुल बच्चों की तरह पालती थी। उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। इसकी एक वजह यह थी कि हम ही 2 लड़कियां थी। इसके अलावा मेरा भाई था और अजहान, यानी कि ताया का लंदन वाला बेटा था। अजहान 3 साल बड़ा था और भाई मुझसे 1 साल बड़ा। अजहान को अपनी बहन से काफ़ी चिढ़ थी। वो उसे अंग्रेज़ी में झिड़कता रहता था। ये बात मुझे जहर लगती थी, इसलिए मैं अपने कज़न को अपने रूम में शिफ्ट कर चुकी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मेरी कज़न को खांसी का दौरा पड़ा और कुछ देर बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैं पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में इतना रोई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सब लोग मुझे चुप करवा कर थक चुके थे।
पर मेरे जहन से अपनी कज़न की यादें निकलती ही नहीं थीं। मेरे दिल में इसके लिए बहनों वाला प्यार था। मुझे अब सारा गुस्सा अजहान पर आता था। मेरे जहन में ये बात फिट हो चुकी थी कि अजहान को वो पसंद नहीं थी, इसलिए अजहान मुझे एक आंख नहीं भाता था। मैं उससे नफरत करने लगी थी। अजहान अपनी आई के साथ ही होता था, जो उसके साथ लंदन से आई थी। वो काफ़ी ज़हीन था और हम सब से हर काम में आगे था, इसलिए सब ख़ानदान वाले उसकी तारीफ़ करते थे, जो किसी को भी लिहाज नहीं रखता था। जो दिल में होता था बोल देता था। क्योंकि वो लंदन में रहता था, सब यही कहते थे कि वो अपनी तालीम लंदन मुकम्मल करना चाहता था। इस वजह से वो एक माह के लिए पाकिस्तान आता। ताया अगर इस फैमिली का मतलब समझाते तो वो ताया को उल्टे जवाब देने लगता था और इस पर ताया चुप हो जाते थे। ताया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो अब औलाद की तरबियत करने से कासिर थे। डॉक्टर ने उन्हें बीमारी का बताया था। ताया इस बात पर ताई को खूब बातें सुनाते थे कि वो अजहान को समझाया करे, लेकिन अजहान ताई की इज्जत तो करता था, पर वो अपनी ही सुनता था। इसके अलावा किसी की भी नहीं सुनता था। इसकी आई भी काफ़ी परेशान थी। वो अब घर के बाकी काम भी कर लिया करती थी। अजहान अपनी आई से काफ़ी अटैच था। मुझे भी आई अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ था कि वो मुसलमान नहीं थे, तो मैं उससे दूरी बनाकर रखने लगी थी। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा आ चुका था और काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। अजहान उसी वक्त लंदन से वापस आया था। इस बार वो अरसे बाद वापस आया था और इतना बड़ा हो चुका था कि सब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो सबके लिए कोई ना कोई तोहफा लाया था। मेरे लिए भी एक हैंड बैग लाया, तो किसी ब्रांड का लग रहा था। मुझे उसके किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं थी। मैंने हैंड बैग उस वक्त तो ले लिया क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन बाद में वो बैग एक ही जगह पर पड़ा रहा। एक दिन अजहान को चाय के लिए बुलाने मैं उसके रूम में गई। जब वो रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था। मैंने उसका मोबाइल देखा, जिस पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, लेकिन नाम पढ़कर मैं काफ़ी शॉक हो गई क्योंकि किसी डार्लिंग का मैसेज था। मैंने वो मोबाइल उठाया। मैं वो मैसेज रीड करना चाहती थी जब अजहान ने अचानक ही मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया था और मुझे घूरने लगा, जैसे उसे ये हरकत पसंद नहीं आई थी। मैंने भी इसी ढिठाई से उससे पूछा था कि वो किस डार्लिंग से बात कर रहा था, जब वो कहने लगा कि मैं उसके मामलात से दूर रहूं वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी इस बात को मजाक में उड़ाने लगी थी और बाहर चले गई। मैंने अम्मी, अब्बू और भाई को बता दिया। अब्बू ने ताया से बात की कि उन्हें अजहान पर नज़र रखनी चाहिए। वो ये तो ना कह सके कि अजहान भी कल को गोरी ना ले आए, पर ताया जान गए थे। जब भी उन्होंने अजहान को डांटा था, अजहान काफ़ी जोश में आ गया। वो जितना खूबसूरत और पुरकशिश था, उसमें उतना ही घुमंड था। इस वजह से उसने मेरी तरफ देखा था जैसे वो मुझे सबक सिखा कर रहेगा। मैं सच में अब डर गई थी कि कल को वो कुछ ऐसा वैसा न कर दे, लेकिन डरने से कुछ भी नहीं होना था। मुझे यकीन था कि मेरी इज्जत का वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक रोज़ हवेली की लाइट चली गई जब अचानक ही मैं किसी से टकरा गई थी और वो अजहान था। अंधेरा काफ़ी गहरा था। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा। ऊपर से अंधेरा भी था, लेकिन अजहान ने मेरा दुपट्टा मेरे ऊपर करवाया था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। इसी रात अजहान का मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने सॉरी लिखा था। मुझे हैरानी हुई। तभी मैसेज का जवाब लिखा कि सॉरी क्यों, जिस पर वो कहने लगा कि वो मुझसे टकरा गया था। मैं काफ़ी शौक हुई कि अजहान भी किसी को सॉरी बोल सकता है। मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई थी। इस तरह हम दोनों की बात का आगाज़ हुआ था। अब हम दोनों ही एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। अजहान मुझसे रोज़ ही रात को बात करता था। मुझे काफ़ी अजीब लगता क्योंकि ये सब गलत था। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझा जाता था। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब उससे बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर ये सोचने लगती थी कि अगर वो नाराज़ हो गया तो भी अच्छा नहीं होगा। यही सोचकर बात करने लगती थी। मुझे अजहान की आदत सी हो गई थी। एक रोज़ मैंने उससे पूछ लिया कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है, तो वो कहने लगा कोई भी नहीं है। इस पर मुझे वो डार्लिंग का मैसेज याद आया। मैंने फ़ौरन से उसे याद करवाया तो वो कहने लगा कि जब से मुझसे बात करने लगा है उस वक्त से उसने किसी से भी बात नहीं की। मुझे इस बात पर काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा और मैं सोचने लगी थी कि इसके लिए मैं बहुत स्पेशल हूँ। वो लंदन जा चुका था। मेरा इंटर होने वाला था, लेकिन पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगता था। रोज़ ही उसकी कॉल आती थी। मुझे हैरानी होती थी कि वो भी अब मुझे पढ़ने का नहीं कहता था और यही कहता था कि खूबसूरत लड़कियों को पढ़ाई की क्या ज़रूरत होती है। मुझे उसकी बात सुनकर अपनी खूबसूरती पर रश्क होने लगता था। मैसेज से हम लोग कॉल पर शिफ्ट हो गए थे। अब कॉल पर बातें होती थी और खूब बातें होती थी। अजहान ने मुझे हंसता खेलता बना दिया था। कभी मुझे ख्याल आता था कि ये सब क्या है, अजहान मुझसे बात क्यों करता है, इतना लापरवाह लड़का मुझे क्यों कॉल करेगा। लेकिन दिल कहता था कि इतना ना सोचो। मैं फिर उसके साथ लग जाती थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि अजहाना मुझसे बात करना कम कर चुका है। मुझे लगा जैसे उसके पेपर हैं या वो बिजी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। उसी दिन मेरा इंटर का रिजल्ट आया तो मैं मुश्किल से पास हुई थी।
सब शौक हो गए थे कि मैं तो बहुत ज़हीन थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ ना कहा और साफ साफ अम्मी को कह दिया था कि मुझसे और नहीं पढ़ा जाता। अम्मी मेरी बेबाकी पर शौक हो गई थी। अब मैं ही अजहान को कॉल करती थी, जो वो काफ़ी देर बाद पिक करता था। एक दफ़ा उससे पूछ ही लिया कि वो अब कम बात क्यों करता है, जबकि वो कहने लगा कि वो बिजी होता है। लेकिन मुझे अब काफ़ी बेचैनी होती थी। मेरा दिल करता था कि अजहान पाकिस्तान आ जाए और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करें, पर मैं उससे ये सब कहते हुए काफ़ी शर्माती थी। अब किसी कश्मकश में थी कि क्या करूं। कभी दिल करता था कि उसे साफ साफ कह दूं कि मैं उसके लिए फील करने लगी हूं, लेकिन फिर सोच आती थी कि अगर उसे अच्छा न लगा तो क्या होगा। बिलाखिर एक दिन मैंने दिल की सुनी और एक लंबा चौड़ा मैसेज उसे कर दिया, जिसके बाद उसका रिप्लाई आया जिसमें वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। उसके बाद ना मैंने उससे मैसेज किया, ना ही उसने मुझे कोई मैसेज किया। मैं काफ़ी हैरान थी। कुछ दिन बाद हिम्मत करके मैंने उसे कॉल कर दी, लेकिन वो एक पार्टी में बिजी था और काफ़ी शोर आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसने मुझे पार्टी की पिक्चर्स भेजी, तो वो लड़की के साथ अब पिक्चर्स में हंस रहा था। मुझे याद आया कि उसने कहा था कि वो मेरी वजह से सब कुछ छोड़ चुका है। मैं काफ़ी टूट चुकी थी जब भी उससे वो बात याद करवाई, जिसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाने लगा था और मुझे याद करवाने लगा था जब मैंने उसकी सबके सामने बेइज्जती करवाई थी और डार्लिंग का सबको बताया था। मैं शौक हो गई थी। वो मुझसे कहने लगा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उससे मोहब्बत कर सकूं। उसकी बातें मेरा और दिल दुखाती। इससे पहले ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं काफ़ी टूट चुकी थी। अजहान ने ये सब बदला लेने के लिए किया था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे अजहान से नहीं बल्कि खुद से घिन आ रही थी, लेकिन ये ऐसा दर्द था जो किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर रोने लगी। पढ़ाई मैंने वैसे ही ख़त्म कर दी थी। अम्मी अब्बू ने शादी का फ़ैसला कर लिया था। जैसे ही रिश्ता मिलेगा जल्दी मेरी शादी कर देंगे। ताया ने ये सुना तो ताई को अजहान के लिए मेरा रिश्ता मांगने का कहा। अम्मी अब्बू ने फ़ौरन हाँ कर दी थी। जब मैंने ये सुना तो अम्मी को इनकार कर दिया था और कहने लगी थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अम्मी ने मेरा मुंह बंद करवा दिया था और जैसा भी है वो ख़ानदान का बड़ा बेटा है, और अगर ताया या ताई को इशू नहीं तो मेरा बीच में क्या काम। मैं भी चुप हो गई थी। मैं जानती थी कि अजहान अगर ये सुनेगा तो खुद ही इनकार कर देगा और इस तरह मेरी जान छूट जाएगी। आई ने अजहान को खबर दे दी थी। वो अजहान की काफ़ी वफादार थी। अजहान ने भी शायद इस बात से इनकार इसलिए नहीं किया था कि उसे लगा था इस सब के बाद अब इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर दूंगी मैं। इसी वजह से उसने खुशी खुशी सबको अपनी रजामंदी जाहिर की थी और पाकिस्तान की टिकट करवाई थी। मुझे काफ़ी शौक लगा था। वो पाकिस्तान आ गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे। उसे जब पता चला कि मैंने कोई इनकार नहीं किया तो असल धचका उसे तब लगा था। वो अब अंदर से काफ़ी बेचैन था, लेकिन ऊपर ऊपर से सबको अच्छा बन के दिखा रहा था। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ना उसने कोई इनकार किया था और ना ही मैंने कोई इनकार किया था। यही चीज़ हमारी शादी की वजह बन गई थी और हम दोनों की शादी हो गई थी। शादी के पहले दिन ही अजहान मुझ पर बरस पड़ा था कि मैंने इनकार क्यों नहीं किया, जबकि मैं उसको अच्छी तरह से जानती थी। जबकि मेरा भी यही सवाल था। दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे थे और अब मुझे उसकी बहन का बताने लगा था कि अगर हमारी औलाद ऐसी होगी तो क्या करेंगे। मैं शौक हो गई थी कि वो कैसी बातें कर रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पर वो कहने लगा कि अगर उसके अब्बू की ऐसी औलाद हो सकती है तो मुझसे उसकी औलाद भी ऐसी ही होगी, क्योंकि ये चीज़ वरासत में है। मुझे काफ़ी शौक लगा था, लेकिन उसने तो साफ साफ कह दिया था कि ऐसी सूरत में वो मुझे छोड़ देगा। मैं काफ़ी टूट गई थी। वो ताया के कहने पर पाकिस्तान ही पक्का पक्का रुक गया और बिजनेस में ध्यान देने लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी कोई औलाद मेरी कज़न जैसी हो, इसलिए मैंने काफ़ी इलाज करवा लिए थे। इजहान को भी अब यही लगता था कि शायद हमारे साथ ऐसा कोई मसला ना हो। उसने भी काफ़ी डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने हमें काफ़ी एतमाद दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें सेहतमंद औलाद होगी। पर अजहान अभी भी इस बात से मुतमईन नहीं था। जब ताया को इसने कह दिया था कि अगर उसकी औलाद ताया की बेटी जैसी हुई तो वो सब कुछ छोड़कर बाहर चला जाएगा। मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। कुछ दिन से मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। मैंने यही सोचकर अजहान को बताया कि वो खुश हो जाएगा, लेकिन उसने जब ये खबर सुनी तो साफ साफ कह दिया कि अब मैं दुआ करूं कि सेहतमंद औलाद हो। मैं डर गई थी और काफ़ी रोती थी। दुआएं भी काफ़ी मांगती थी। अम्मी मुझे समझाती थी कि शुक्र करो जो औलाद नसीब हो रही है। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बेटी का बताया। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। सब घर वाले भी खुश थे, लेकिन अजहान ने कोई रद्द अमल नहीं जाहिर किया और मुझसे कहने लगा कि कुछ टेस्ट करवाऊं जिससे मालूम हो जाए कि बेटी नॉर्मल भी है या नहीं। मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। ये सब करना तो कुदरत पर शक करने के बराबर था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि अगर ये रिश्ता बचाना चाहती हो तो मुझे ये सब करना होगा। मैं मजबूर हो गई थी
और मुझे वो टेस्ट करवाना ही पड़ा, जिसके बाद मुझे मालूम हुआ था कि बेटी नॉर्मल नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट छिपा दी थी। मैं जानती थी अगर अजहान को मालूम हुआ तो उसने मुझे भी छोड़ देना है और वापस लंदन चले जाना है। मैं किसी भी सूरत इन रिपोर्ट को अजहान के हाथ नहीं लगाना चाहती थी, पर वो एक दिन मेरी जिंदगी के लिए अजाब बन गया। जब आई ने रूम की सफाई करते हुए इन रिपोर्ट को देख लिया था, वो सीधा अजहान को वो रिपोर्ट दे चुकी थी। अजहान ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उसे डबल गुस्सा आया था। पहला तो ये कि मैंने उससे ये बात छुपाई और मुझे बातें सुनाने लगा था। काफ़ी दिन वो खामोश रहा। शायद उसे भी दुख था, वो बाप था, लेकिन वो इन दिनों अपनी टिकट का इंतज़ाम कर रहा था। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था कि अजहान इतना बेहिस कैसे हो सकता है। उसने अपनी बेटी का नहीं सोचा, पर कम अज़ कम यही सोच लेता कि बेटी दुनिया में अभी आई नहीं है और वो पहले ही बाहर जा रहा है। अजहान को कोई भी नहीं रोक सकता था, वो लंदन चला गया था। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मेरा हक नहीं बनता था कि उसे रोकूं। वो कल भी बेहिस था और आज भी ऐसा था। कुछ देर बाद ही मुझे बेटी को पैदाइश की खबर मिली। वो रोई तो ना थी, पर इतनी प्यारी थी कि मुझे उस पर काफ़ी प्यार आता था। वो मुझे बिल्कुल मेरी कज़न जैसी लगती थी। मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं उसके साथ खेलती थी। ताया, ताई, अम्मी, अब्बू सब ने मेरा साथ दिया था। ताया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। मैंने भी ये फैसला कर लिया था और बेटी 1 साल की हो गई तब मैंने पढ़ाई जारी कर ली। इजहान ने कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया था, ना ही कभी खुशबू का पूछा था। बेटी का नाम मैंने खुद रखा था। मैं जानती थी कि आई से वो सारी खबरें लेता था। आई उसे सब कुछ बताती थी। खुशबू के आने से हमारी हवेली में काफ़ी रौनक हो गई थी। हर कोई उससे प्यार करता था। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। अब मेरी अच्छी जगह जॉब लग गई थी। खुशबू 6 साल की हो चुकी थी और अब वो वक्त मांगती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता था। वो इस वजह से काफ़ी बदलने लगी थी। मैं जानती थी कि ये वक्त आना था जब वो ज़िद करेगी और ज़िद पूरी ना होने की सूरत में वो नुकसान करेगी। इसका यही वक्त था। वो ये सब करने लगी थी और अब वो गुस्से आने पर शीशे तोड़ देती थी, बर्तन भी फेंकने लगती थी। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िद पूरी करते तो वो बिल्कुल मासूम बन जाती थी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि वो किसी और से अब नहीं संभलती थी। बाजार भी इस वजह से साथ लेकर गई थी, पर उसके साथ जो हादसा पेश आया मुझे उसकी उम्मीद न थी। अगर मालूम होता कि ये सब हो जाएगा तो बाजार मरकर भी ना जाती। मैंने इस फार्म का वो खाना खाली ही छोड़ दिया जिसमें बाप का नाम लिखना था, क्योंकि मैं ही उसकी माँ और बाप थी। 2 दिन वो अस्पताल में रही थी। हवेली में भी सबको मालूम हो गया था कि खुशबू का हाथ डैमेज हो गया है और वो एक हाथ से माजूर हो चुकी है। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। आई भी मिलने आई थी। उसने अजहान को भी इतला कर दी थी, पर अजहान ने इस बार भी कुछ न कहा। ना मुझे फ़ोन किया और ना ही ताया ताई से खैरियत मालूम की। वो बस आई को ही कहता था। आई अब खुशबू का ख्याल रखती थी और ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ रहती थी। खुशबू आई से काफ़ी चिढ़ती थी। स्पेशल बच्चों की साइकी होती है कि वो अगर किसी से चिढ़ जाए तो फिर वो कभी भी इस इंसान से ठीक नहीं होते। खुशबू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो आई से दूर रहती थी, पर आई उससे काफ़ी प्यार करती थी और अपनी बच्ची समझती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे सामने करती है या मेरे ना होते हुए भी वो खुशबू को इतना ही प्यार करती है। मुझे लगता था कि अजहान ने ही उसे खुशबू का ख्याल रखने का कहा है। मेरी काफ़ी अच्छी जगह जॉब भी लग गई थी। मैं जब भी घर जाती तो खुशबू से काफ़ी गंदी बदबू आती थी। ऐसा लगता था जैसे खुशबू काफ़ी दिन से ना नहाई हो। इसको नहलाने की ड्यूटी आई की थी। वही इसके कपड़े धोती थी, लेकिन मैं जब भी देखती वो खुशबू के कपड़े धोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि खुशबू जानबूझकर ही खुद को साफ नहीं रखती। आई पर मुझे शक नहीं होता था, लेकिन एक दिन मैंने खुशबू से पूछ लिया कि आई उसका कैसा ख्याल रखती है, जबकि खुशबू कहने लगी कि वो मुझे कुछ भी नहीं बता सकती। आई ने मना किया है, वरना वो मुझे घर से निकाल देगी। मैं शौक हो गई थी कि आई ऐसी हरकत भी कर सकती है। मुझे काफ़ी दुख हुआ था। अजहान पर भी मेरा गुस्सा भरने लगा था कि उसने आई को ये करने का कहा होगा, पर न जाने आई खुशबू के साथ क्या करती थी। मैंने ये पता लगाने का सोचा। एक दिन मैं खुशबू के रूम में उसकी जगह बैठ गई ताकि उसकी बात सुन सकूं। वो खुशबू को क्या कहती है। खुशबू का सोने का वक्त होता था। मैंने उसे अपने रूम में सुला दिया और ख़ुद खुशबू की जगह पर कंबल लेकर लेट गई। अंधेरे की वजह से आई को पता न चल सका। आई ने रूम में कदम रखा तो बातें सुनाने लगी, पर मुझे तो हैरानी हुई कि वो मुझे ही नहीं बल्कि अजहान को भी बुरा भला कह रही थी। इतने साल में उसने उर्दू भी सीख ली थी। जब ये उर्दू में बोल रही थी कि अजहान को पाल पाल कर बड़ा किया और माँ जैसा प्यार दिया और उसने अपनी पागल बेटी की आया ही बना दिया। मैंने ये सुना तो काफ़ी शौक हो गई थी। मुझे मालूम हो गया था कि आई खुशबू का ख्याल नहीं रखती है। जब भी वो काफ़ी सुस्त भी रहती थी, जबकि डॉक्टर्स कहते थे कि ऐसे बच्चों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैंने सोच लिया था कि आई का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने अजहान को बताने का फ़ैसला किया। इतने सालों बाद मैं फिर से उसे कॉल करने लगी थी, लेकिन ये खुशबू का मामला था और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। ये तो फिर उससे बाप से बात करना थी।
मैंने अजहान को कॉल मिलाई। जब कुछ देर बाद ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। मैं 6-7 साल पीछे चले गए जब हम ऐसे ही बात किया करते थे और सब तो मेरी बेवकूफ़ी थी। मैंने काफ़ी सर्द लहजे में उससे बात की कि अपनी आई को वो अपने पास ही रखे और अपनी बेटी के लिए उसकी माँ काफ़ी है। लेकिन वो काफ़ी नरम लहजे में मुझसे कहने लगा कि वो सिर्फ मेरी नहीं उसकी भी बेटी है। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है, पर मैंने कह दिया था कि मेरी बेटी का बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर चुका था। अजहान मेरी इन कड़वी बातों से तंग आ गया। जब ही कहने लगा कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। ऐसा कुछ न था कि मैं अब अजहान के बारे में सोचती न थी। मैं अभी भी उसके बारे में ही सोचती थी कि न जाने उसने वहाँ शादी कर ली होगी और पता नहीं उसके कितने बच्चे होंगे, पर वो अभी भी मेरा शौहर था। इस बात को मैं टाल नहीं सकती थी क्योंकि ताया और अब्बू ने इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे कि हमारी औलाद की हो। लेकिन मैं इस बात पर भी यकीन नहीं कर सकती थी कि अजहान लंदन रहकर कुछ गलत न करे। इसकी रंगीन ज़हन को मैं बखूबी जानती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और एक रात में अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी जब रूम का दरवाज़ा बजा। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रूम का तो दरवाज़ा खुला था। तंग आकर मुझे जाना ही पड़ा था। यही तो मेरी ज़िंदगी में एक अहम मसला था कि हर चीज़ में मुझे ही पहल करनी पड़ती थी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला। आगे अजहान को खड़ा देखकर मुझे सख्ता तारी हो गया। हमारा आमना सामना काफ़ी दिनों बाद हो रहा था। अजहान काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। मैं फ़ौरन ही बाहर चली गई थी और वो रूम के अंदर चला गया। अजहान के आने से घर में काफ़ी रौनक हो गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी बेसुकूनी सी हो गई थी। खुशबू को सबने बताया था कि अजहान उसका बाप है। वो काफ़ी खुश हो गई थी। अजहान ने आई को वापस भेज दिया था। आई ने काफ़ी माफ़िया मांगी थी कि वो हमारी वफादार है, लेकिन मैं और रिस्क नहीं ले सकती थी और अजहान ने आई को खर्चा देकर वापस भेज दिया था। इस पर भी वो खुश हो गई थी। अजहान खुशबू से काफ़ी प्यार करता था। मैं जानती थी ये सब दिखावा है। एक शख्स इतना भी नहीं बदल सकता जितना अजहान दिखाने की कोशिश कर रहा है। खुशबू इतनी मासूम थी कि वो अजहान के प्यार को सच जानकर उसके पास जाती थी, उसे बाबा कहकर बुलाती थी। अब वो हर चीज़ अजहान के हाथ से खाती थी। मुझे काफ़ी दुख होता था कि मेरी 6 साल की मोहब्बत का इसने ये सिला दिया है कि उससे बाप के पास जाती जो उसे ठुकरा कर चला गया था। मैं खुशबू पर अब गुस्सा करने लगी थी ताकि उसे एहसास हो कि उसकी मामा परेशान है और उसे बहाने वो मेरे पास आ जाए, पर मेरा उस पर गुस्से का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इस वजह से एक दफ़ा मैंने खुशबू पर हाथ भी उठा लिया था और खुशबू उस दिन काफ़ी रोई थी। वो अजहान के और भी करीब हो गई थी। मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशबू मुझसे और भी दूर जाने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी को लेकर मैं अजहान से दूर चली जाऊंगी और इस तरह मेरे साथ ही रहेगी। इस फैसले के साथ ही मैंने सबके सामने अजहान से आज़ाद होने की डिमांड की थी। जब सब लोग शौक हो गए थे, अजहान को भी हैरत का झटका लगा था। अजहान ने भी कह दिया था कि अगर मैं आज़ादी चाहती हूँ तो खुशबू इस बात का फैसला करेगी कि वो अपने बाबा के साथ रहना चाहती है या फिर मामा के साथ। मैं अजहान की चाल से वाकिफ़ थी कि वो जानता है कि खुशबू उससे ज़्यादा अटैच हो गई है जब ये ऐसी बात कर रहा है। मुझे ही अपने फैसले से हटना पड़ा था। अजहान खुशबू के साथ ही सोता था। न जाने उसके पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन मुझे कभी भी पता न चल सका क्योंकि वो हमेशा खुशबू से प्यार करता था, इसकी हर बात मानता था। अचानक ही एक दिन मेरे मोबाइल में किसी ने पिक्चर सेंड की। जब मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। अजहान के साथ 4 साल बच्चा और एक औरत खड़ी थी। मैंने सबको ही ये पिक्चर दिखाई थी। सभी अजहान के खिलाफ थे। अजहान ने बताया था कि वो औरत उसे छोड़कर चली गई है और उसे धोखा दे रही थी, जबकि वो बच्चा इसका नहीं था। लेकिन अजहान उसे अपना बच्चा समझता था और उससे काफ़ी प्यार करता था। लेकिन वो बच्चा जब से दूर हुआ तो उसे मालूम हुआ कि बाप का प्यार क्या होता है। उसे खुशबू का ख्याल आया था। इसी वजह से वो वापस पाकिस्तान आ गया था। उसने सबसे माफ़ी मांगी। मेरे सामने भी उसने हर एक चीज़ की माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था कि वो फिर कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा और खुशबू को इतना ही प्यार देगा जितना एक बाप का फ़र्ज़ है। मैंने उसे कभी माफ़ नहीं किया था, पर हमारी ज़िंदगी फिर से रवां हो चुकी थी। खुशबू को संभालना काफ़ी मुश्किल होता था और वो अजहान से ही कंट्रोल होती थी। अजहान ने कभी भी नहीं कहा था कि खुशबू का इलाज करवाए, जबकि मेरी कोशिश होती थी। मैंने अजहान से जिक्र किया कि खुशबू का इलाज करवाना चाहिए, जब उसने साफ मना कर दिया था कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता। अगर हमारे नसीब में सेहतमंद औलाद हुई तो हमें ज़रूर मिलेगी। कुछ ही अर्से बाद खुशबू का भाई भी हो गया और वो बिल्कुल सेहतमंद था। खुशबू भी इससे काफ़ी प्यार करती थी। सबने ही बहुत शुक्र किया था। मैं भी बहुत खुश थी। अजहान फिर भी खुशबू से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक रात खुशबू की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं जान गई थी कि उनके जवाब देने का क्या मतलब है। खुशबू हमें छोड़कर चली गई थी। सब बहुत ही दुखी थे। अजहान का बुरा हाल था
वो काफ़ी रोया था। खुशबू तो चली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू आज भी हवेली में महकती है और हम सबको अपनी याद दिलाती है। मैं उसे जब भी याद करती थी तो आंखें भर जाती थी। शुक्र भी करती थी कि अजहान ने उसका हक अदा किया। अजहान भी यही शुक्र करते थे कि वक्त के साथ ही वो खुशबू के पास आ गया था, वरना ज़िंदगी भर इस बात का गिला रहता कि वो उसे बाप का प्यार न दे सका। हम लोग रोज़ ही उसकी कब्र पर जाते हैं ताकि ताज़ा फूल चढ़ा सकें। अजहान ने खुशबू के कपड़े और उसके सामान को भी हाथ नहीं लगाने दिया था। इसका सामान उसके रूम में आज भी वैसे ही सेट है जैसे खुशबू इस रूम में रहती हो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।